अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि हमने साबित किया था कि डीएनए एक विरासती मादा है। ठीक है, तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इसकी केमिकल नेचर। तो हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर जो हम चंद चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसे डिस्कवर किसने किया, कैसे किया। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि इसकी जो केमिकल डिस्क्रिप्शन है वो किसने की और कब की। फिर उसके बाद जो इसकी जो केमिकल यूनिट है डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड, उसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने, ठीक है, इसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात दिए, ठीक है, या मुख्तलिफ़ जो है तहकीकात की, उनके मुतल्लिक़ भी हम पढ़ेंगे। तो हम अब आते हैं किसकी तरफ? सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की तरफ। अच्छा बेटा, क्या है कि डिस्कवरी इसकी की थी किसने बेटा? एक साइंटिस्ट ने, क्या नाम था बेटा उसका? एफ मिशर। कब बेटा? 1869 के अंदर। अब बेटा क्या है कि इसने किस चीज़ से की थी? एक तो पस सेल के न्यूक्लियस से, और दूसरा बेटा किससे? फिश स्पर्म के न्यूक्लियस से। अच्छा बेटा, पस सेल क्या होता है? जो मरे हुए वाइट ब्लड सेल होते हैं उन्हें बेटा वो किस चीज़ के अंदर चेंज हो जाते हैं? पस के अंदर। ठीक है, जबकि फ़िश का स्पर्म, यकीनी बात है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो उसने सबसे पहली बार जो, ठीक है बेटा, एक मटेरियल डिस्कवर किया, ठीक है, किस चीज़ से बेटा? पस सेल्स के न्यूक्लियस से और फिश स्पर्म के न्यूक्लियस से। उसने इस मटेरियल को बेटा किस चीज़ का नाम दिया? न्यूक्लियन का नाम दिया। किस चीज़ का नाम दिया? न्यूक्लियन का नाम दिया। क्यों बेटा न्यूक्लियन का नाम दिया? क्योंकि ये न्यूक्लियस से निकला था ये मादा, तो इसलिए किस चीज़ का नाम दिया गया? न्यूक्लियन का नाम दिया गया। बाद में इसकी तेज़ाबी नेचर की वजह से इसे किस चीज़ का नाम दिया गया? न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। ठीक है। अच्छा बेटा, 1869 के अंदर ये डिस्कवर तो हो गया, लेकिन फिर काफ़ी अरसा इसके मुतालिक तहकीक किसी ने नहीं की। तो तकरीबन अबाउट 50 ईयर्स, ठीक है, लेटर एक साइंटिस्ट था P.A. लेविन। क्या नाम था बेटा? P.A. लेविन। तो उसने बेटा क्या की? P.A. लेविन ने, इसने केमिकल नेचर बयान की। किस चीज़ की बेटा? डीएनए की। अब वो हम ये देखते हैं कि जो केमिकली डीएनए किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है। अच्छा बेटा, जो डीएनए है या न्यूक्लिक एसिड कोई भी है, चाहे डीएनए है चाहे आरएनए है, ठीक है, तो उनका बेटा जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। कौन? चाहे डीएनए है चाहे आरएनए, दोनों न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये अब किस चीज़ से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड बेटा 3 चीज़ों से बना होता है। सबसे पहले बेटा क्या है कि पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर है बेटा? पेंटोज शुगर, यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर को बेटा हम क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर कहते हैं। तो इसके अंदर बेटा कितने कार्बन होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बेटा क्या है कि ये हम इसका पेंटोज शुगर का एक स्ट्रक्चर भी बनाने लगे हैं। ये फर्स्ट कार्बन, ये बेटा क्या है कि सेकंड कार्बन है। ठीक है, इसी तरह बेटा ये क्या है? थर्ड कार्बन है। ये फोर्थ कार्बन है, जबकि ये क्या है बेटा? फिफ्थ कार्बन है, और दरमियान में यहाँ पे ऑक्सीजन होती है। तो ये क्या है बेटा? 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर। ये कार्बन 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा, अब जब बेटा क्या है कि ये पेंटोज शुगर ना 2 तरह की होती है। एक होती है राइबोज और दूसरी कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज। अच्छा बेटा, ये जो
डीएनए के अंदर पाई जाती है ना, वो क्या है, डीऑक्सीराइबोस। अच्छा, अब ये बेटा ये जो शुगर है ना, ये राइबोस है, इसके ना दूसरे नंबर कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है ना, अगर इस कार्बन को, जिसे अभी हमने पॉइंट आउट किया है, अगर इसे हम रिमूव कर दें तो ये बेटा क्या बन जाएगी, डीऑक्सीराइबोस। फर्क यही है सिर्फ डीएनए और आरएनए की शुगर के अंदर फर्क क्या है, यही ऑक्सीजन का है कि ये दूसरे नंबर वाली ऑक्सीजन को हमने हटा दिया तो ये क्या बन गई, डीऑक्सीराइबोस। अगर ये मौजूद है तो ये क्या रहेगी, राइबोस रहेगी। क्लियर बेटा। अच्छा, अब जो है ना दूसरी चीज़ हम देखने लगे हैं कि इसके अंदर दूसरी चीज़ कौन सी होती है। पेंटोस शुगर के बाद बेटा जो दूसरा है वो क्या है, नाइट्रोजीनियस बेसिस। अच्छा, अब बेटा क्या है कि नाइट्रोजीनियस बेसिस के भी दो ग्रुप हैं। कौन कौन से बेटा ग्रुप हैं, एक को बेटा हम क्या कहते हैं, प्योरीन कहते हैं, दूसरे को बेटा हम क्या कहते हैं, पाइरीमिडीन कहते हैं। कितने बेटा ग्रुप्स हैं, दो, प्योरीन और पाइरीमिडीन। ठीक है। अच्छा, अब बेटा जो प्योरीन है वो बेटा क्या है, डबल विंग्ड बेसिस है, जबकि जो पाइरीन है वो क्या है बेटा, सिंगल विंग्ड बेसिस है। अच्छा, अब बेटा क्या है कि प्योरीन दो तरह की हैं। कौन कौन सी हैं बेटा, एडेनिन और गुआनिन, जबकि बेटा जो पाइरीमिडीन है वो अब तीन तरह की हैं। कौन कौन सा बेटा, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। ये बेटा क्या है कि तीन तरह की ये बेसिस हैं, ये सिंगल विंग्ड कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, पाइरीमिडीन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब बेटा हम देख लेते हैं कि इनके कुछ हम स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि ये कैसे बनती हैं। अच्छा, अब बेटा क्या है कि मैं ना आपको इसका एक तरीका बता देता हूँ कि जो डबल विंग बेसिस है ना, उनके अंदर एक जो रिंग होगा वो तो क्या होगा, 6 कार्बन वाला होगा, जैसे ये देखें हमने बना लिया है। जबकि जो दूसरा रिंग होगा वो कौन सा होगा बेटा, 5 कार्बन वाला होगा। अब इसका एक तरीका है सिंपल सा। ठीक है। अब जो है ना मतलब क्या है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तो आप स्ट्रक्चर के अंदर तो एज सच कॉन्सेप्ट नहीं है इसके। ठीक है, स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये हमने ना मतलब कि इशारा जात बना लेते हैं कि कैसे हमने बनाने हैं ताकि ये चीज़ हम जहन नशीन रख सकें। अब देखते हैं कि हम इसे कैसे जहन नशीन रखेंगे। ये देखें बेटा, ये अब एक ना छोटा सा मैंने ठीक है सेल्फ फार्मूला बनाया हुआ है। ये देखें अब ये ना, ये इसके जो जहाँ पे दोनों कार्बन मिले हैं ना, दरमियान में क्या आ जाएगा, कार्बन। अच्छा, अब जब 6 वाले के अंदर शुरू करना है ना, आपने कार्बन से शुरू करना है। कैसे, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से कैसे शुरू करना है आपने, 5 वाले के अंदर यहाँ नाइट्रोजन से शुरू कर दें, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है जी, ये जन खोल बन गया दोनों के लिए ही। किसके लिए, एडेनिन के लिए भी और गुआनिन के लिए भी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब पहले हम देखते हैं कि एडेनिन या एडेनाइन कैसे बनती है। अच्छा, यहाँ पे बेटा क्या होता है, इसके अंदर NH2 होता है। अब हमने नहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है, जो हमने सबसे पहला कार्बन बनाया था, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, और 2 डबल बॉन्ड हमने इकट्ठे नहीं लगाने। और दूसरी बात, जहाँ जहाँ पे वैलेंसी पूरी नहीं है उस वैलेंसी को हम क्या कर लेंगे बेटा, फिल कर लेंगे। किसे बेटा, अब ये देखें कि ये 1 2 3, यहाँ पे कार्बन की 3 वैलेंसी है, तो यहाँ पे कितने बेटा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लगा लेंगे। नाइट्रोजन की यहाँ पे वैलेंसी पूरी है, यहाँ पे देखें 3 वैलेंसी है। ठीक है, तो कार्बन की तो हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे। और यहाँ पे नाइट्रोजन की बेटा कितनी वैलेंसी है, 2 है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे बेटा, एक हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये बेटा क्या है कि हमने देखा एडेनाइन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह बेटा क्या है कि जो गुआनिन है ना, उसके अंदर बेटा क्या है कि और कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ बेटा क्या फ़र्क है कि यहाँ पे जो हमने NH2 लगाया है ना, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, C डबल बॉन्ड O लगा देंगे। क्या लगा देंगे, C डबल बॉन्ड O। और जहाँ पे H लगाया हुआ है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, NH2 लगा देंगे। ठीक है। अब जो गुआनिन है ना, उसके अंदर हमें, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ ख़त्म करनी होगी, ये एक बॉन्ड ख़त्म करना पड़ेगा। बाकी जो है ना मतलब क्या है कि इसका फार्मूला क्या है बेटा, कॉमन है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, अब बेटा क्या है कि हम आ जाते हैं किसकी तरफ बेटा, सिंगल रिंग्ड की तरफ। तो जो सिंगल रिंग्ड बेसिस है ना, उनके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं। तो बेटा क्या है कि हम 6
वाला रिंग बनाएंगे, तरतीब वही CC, उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, क्या होगा यहाँ से कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, CC लगा के यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है जी। अच्छा, अब बेटा क्या है कि ये जो हम देखने लगे हैं कि हम जो सबसे पहले हम साइटोसिन देखेंगे तो उसके अंदर सिंपल वही है कि एडेनिन वाला, यानी कि यहाँ पे NH2 लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब उन दोनों के अंदर ना यहाँ पे क्या लगेगा, डबल बॉन्ड O लगेगा, क्या लगेगा, डबल बॉन्ड O लगेगा, ठीक है जी। अच्छा, यानी कि ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड हो। अब ये देख लें कि इनके अंदर ना इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे NH2 है, जबकि इन दोनों के अंदर क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन है यहाँ पे। और इसके अंदर जो है, जो थायमीन है, उसके अंदर हम कार्बन के ऊपर क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे, ठीक है। अब बाकी जो हम इसे क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे, किस चीज़ से फिल कर लेंगे, डबल बॉन्ड से, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर ये देख लें कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब बाकी आप देख लें कि कहीं पे डबल बॉन्ड आ सकता है या नहीं आ सकता। अब ये देख लें कि यहाँ पे 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी है, ठीक है। यहाँ पे वैलेंसी अधूरी है तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर जो है ना मतलब क्या है कि 1 2 3 4 वैलेंसी क्या है, पूरी है, ठीक है। तो ये हमने किस चीज़ का बनाया, ठीक है, किस चीज़ का बनाया। अब यहाँ पे ये देख लें कि यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन लगाया जा सकता है क्योंकि 2 है वैलेंसी नाइट्रोजन की, ठीक है। तो इसी तरह जो यहाँ है, यहाँ पे भी मतलब क्या है कि हाइड्रोजन लगाया जा सकता है क्योंकि वैलेंसी क्या है कि इसकी कम है, ठीक है। इनकी 4 होनी चाहिए लेकिन 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यानी कि जहाँ पे इन नाइट्रोजन की वैलेंसी याद रखें कितनी है, 3 है, जबकि किसकी 4 है, कार्बन की, उसके हिसाब से हमने इसे फिल कर देना है, ठीक है। ये तो दूसरी चीज़ हुई जिसे हमने किस चीज़ का नाम दिया, नाइट्रोजिनस बेसिस का। अब हम देखेंगे तीसरी चीज़ क्या है, फास्फेट ग्रुप। अच्छा, जो फास्फेट ग्रुप है ना बेटा, वो क्या होता है, H3PO4, यानी कि हम इसे यूँ लिखते हैं, ये POO4 हो गया, जबकि कितने H हैं, 3 H हैं, तो ये 3 H बन गए, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या बन गया है, H3PO4, ठीक है। तो ये मतलब क्या है कि, ठीक है, किसका है, फास्फेट ग्रुप का फार्मूला है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है ना मतलब क्या है कि ये 3 चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। वैसे तो हमने इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ड्रा किया था, ठीक है। आप जो है इन फार्मूलाज को इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। हम जो है नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम इसका फार्मूला ड्रा करना आपको सिखाएंगे, लेकिन ठीक है हम इसकी जो मज़ीद जुज़ियात हैं वो देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। फार्मूला हम जो है ना मतलब नेक्स्ट इसकी जो वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है उसके साथ देख लेंगे। अच्छा, जो न्यूक्लियोटाइड है ना, जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में जुड़े होते हैं किसके ज़रिए, एक बॉन्ड के ज़रिए, जिसे हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। वैसे तो हम अभी बना लेते हैं लेकिन वो फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम ठीक है उसे फार्मूला ड्रा नहीं करेंगे, वैसे बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम जो है ना नेक्स्ट उसके अंदर जो है ना मतलब क्या है कि इसे स्टडी भी कर लेंगे। असल में बेटा क्या होता है कि जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, जब वो आपस में जुड़ते हैं तो 2 ईस्टर बॉन्ड बनते हैं। ईस्टर क्या होता है बेटा, ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि एसिड और अल्कोहल के मिलने से बने और नतीजे में क्या चीज़ खारिज हो जाए, पानी खारिज हो जाए। तो 2 जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे अल्कोहल और एसिड मिलते हैं और पानी खारिज होता है, यानी कि जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो 2 ईस्टर बनते हैं, उनके दरमियान में क्या होता है, फास्फेट ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। किसके दरमियान बनने वाले बॉन्ड को, न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं,
अब बेटा ये तो हमने देख लिया कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। अच्छा बेटा क्या है कि ये डिस्क्रिप्शन तो मतलब क्या है कि दे दी पीए लेविन ने। अच्छा फिर उसके बाद बेटा एक साइंटिस्ट था एवन चारगाफ। अच्छा बेटा एवन जो चारगाफ था ना, उसने ये बेटा ये बताया, ठीक है, कि ये जो एडेनिन, ठीक है, और जो थायामीन है, ठीक है, वो क्या होती हैं, इक्वल इन रेशो होती हैं, जबकि जो गुआनिन और जो साइटोसिन होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल इन रेशो होती हैं। क्योंकि एक जो है ना मतलब क्या है कि डबल विंग्ड बेस और एक सिंगल विंग्ड बेस, ये क्या होती हैं, आमने सामने आती हैं, ठीक है। यानी कि एडेनिन के सामने थायमीन आएगी, गुआनिन के सामने क्या आएगी, साइटोसिन आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्योरीन है वो इक्वल होती हैं किसके, पाइरिमिडीन के। यानी कि प्योरीन और पाइरिमिडीन क्या होती हैं, इक्वल इन रेशो होती हैं। यानी कि आप यूँ भी सिंपल कह सकते हैं कि एडेनिन और गुआनिन इक्वल होती हैं किसके, साइटोसिन और थायमीन के, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक एडेनिन होगा तो उसके सामने थायमीन होगा, ठीक है, गुआनिन होगा तो उसके सामने क्या होगा, साइटोसिन होगा। एक डबल विंग्ड होगी, एक सिंगल विंग्ड बेस होगी, ठीक है। तो ये एक साइंटिस्ट था चारगाफ, ठीक है, जिसने हमें ये बताया था कि जो मुख्तलिफ जो बेसिस हैं प्योरीन और पाइरिमिडीन वो क्या होती हैं, ठीक है, इक्वल होती हैं। अच्छा फिर उसके बाद एक बेटा खातून साइंटिस्ट थी जिसका बेटा नाम क्या था, उसका नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। अच्छा बेटा रोजालिंड फ्रैंकलिन ने ना बेटा एक साइंटिस्ट था म्यूरिस विल्कन्स, उसकी लिबर्टी के अंदर बेटा क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन से क्या किया बेटा, डीएनए का मॉडल तैयार किया। किससे, एक्सरे डिफ्रैक्शन से। किसने बेटा, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं बेटा एक्सरे डिफ्रैक्शन होता क्या है। अब बेटा हम क्या करते हैं कि एक्सरे को बम्बार करते हैं किसके ऊपर बेटा, डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर बेटा हम क्या करते हैं, एक्सरे को बम्बार करते हैं, ठीक है। अब बेटा क्या होती है कि जो इंडिविजुअल रेज जब टकराती हैं डीएनए के मॉलिक्यूलों के साथ, तो तब बेटा उनका पाथ क्या होता है, या तो ये जो रेज जो कि डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ टकरा रही है, या तो ये क्या हो जाएंगी, बेंट हो जाएंगी, या फिर क्या हो जाएंगी, डिफेक्ट हो जाएंगी। और इस पैटर्न को रिकॉर्ड किया जा सकता है किसके ऊपर, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। और इससे हमें क्या मिलता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो बेटा क्या है एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, कि हम एक्सरे को बम्बार्ड करेंगे किसके ऊपर, डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर। जब ये इंडिविजुअल जो रेज हैं टकराएंगी डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ, तो उनका रास्ता या तो बेंट हो जाएगा या डिफेक्ट हो जाएगा। इस पैटर्न को हम फोटोग्राफिक फिल्म पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जब ये रिकॉर्ड किया गया तो हमें बेटा कौन सा बेटा क्या है कि स्ट्रक्चर नज़र आया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नज़र आया। किसके अंदर बेटा, डीएनए का, किसके अंदर बेटा, उस फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर। और ये बेटा क्या है कि किसका मॉडल था, ठीक है, रोजालिंड फ्रैंकलिन का। और ये बेटा क्या है कि आपको ये बताते चलें, कल हमने पढ़ना है वाटसन और क्रिक का मॉडल, ये भी आपको बताते चलें कि जो एक्चुअली जो मॉडल था, ठीक है, जो तैयार किया था वो इस रोजालिंड फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। तो अमूमी तौर पे कहा भी जाता है, बुकों के अंदर लिखा भी हुआ है कि जो वाटसन और क्रिक थे उन्होंने पायरेसी की थी, उन्होंने अनऑफिशियली लर्न किया था, ठीक है, म्यूरिस विल्कन की लिबर्टी में इस मॉडल को, और बग़ैर सबूतों के उसे पेश किया था, ठीक है बेटा। कल फिर इंशाल्लाह हम इनका मॉडल पढ़ेंगे और ये जो डीएनए है इसके न्यूक्लियोटाइड को बनाना भी सीखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।